बहुत हुआ भाषण। ए लड़को, फेंको इनका सामान बाहर और गिरा दो ये कोठरी। वीडियो को लाइक करना और अपनी उम्र जरूर बताना। गांव की शाम ढल रही थी, लेकिन सरस्वती की टूटी हुई झोपड़ी के सामने आज एक अजीब सी रौनक थी। बरसों की मजदूरी और पेट काट कर बचाए हुए पैसों से सरस्वती ने अपनी बेटी पिंकी का ब्याह खाते पीते घर में तय किया था। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही थीं, पर उन शहनाइयों के पीछे सरस्वती के दिल के टूटने की आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। पिंकी बिटिया, आज तू इस घर से जा रही है। मैंने तुझे कभी कोई कमी नहीं होने दी, पर हम गरीब लोग हैं। अगर ससुराल में कोई ऊंच नीच हो जाए तो अपनी इस बूढ़ी माँ को याद कर लेना, और ले लो तुम्हारे लिए बेसन का लड्डू। ओफो माँ, ये क्या पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गई। अब मैं शहर जा रही हूँ, वहां ये सब देसी लड्डू वड्डू कोई नहीं खाता। और सुनो, अब मेरी शादी विशाल से हो गई है, उनका खानदान बहुत बड़ा है। अब तुम वहां बार बार अपनी ये फटी साड़ी पहनकर मत आ जाना, मेरी नाक कट जाएगी। बेटी, तू ये क्या कह रही है? क्या माँ की ममता भी अब गरीबी और अमीरी के तराजू में तुलेगी? पिंकी ने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विशाल, जो एक रईस और सीधे स्वभाव का लड़का था, अपनी दुल्हन को लेने आया। सरस्वती ने रोते हुए विशाल का हाथ पकड़ा। बेटा विशाल, मेरी पिंकी कांच जैसी है, इसे बहुत लाड से पाला है, बस इसका ख्याल रखना। आप फिक्र न करें माँ जी, पिंकी अब मेरी जिम्मेदारी है। आप जब चाहें शहर आकर हमसे मिल सकती हैं। विदाई हुई। सरस्वती धूल उड़ाती कार को तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसे लगा था कि बेटी की विदाई के बाद उसका अकेलापन दूर होगा, पर उसे क्या पता था कि उसकी अपनी कोख से जन्मी बेटी ही उसके लिए पराई होने वाली है। शहर पहुंचते ही पिंकी की आंखें फटी की फटी रह गईं। संगमरमर के फर्श, झूमर और नौकर चाकर देखकर उसका घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी सास कमला देवी, जो सोने के गहनों से लदी हुई थी, पिंकी का स्वागत करने आई। आओ बहू, आज से ये घर तुम्हारा है, पर याद रखना, हमारे घर के कुछ ऊंचे उसूल है। यहाँ गंदे और गरीब लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। सुना है तुम्हारी माँ गांव में रहती है? अरे नहीं माँ जी, वो तो मेरी सगी माँ नहीं है। वो तो बस एक दूर की रिश्तेदार है जिसने मुझे पाला था। मेरा असली परिवार तो बहुत रईस था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उस गांव वाली औरत से कोई रिश्ता नहीं रखती। विशाल ने जब ये सुना तो उसे धक्का लगा, पर उसने सोचा शायद पिंकी अपनी गरीबी छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। कुछ दिन बीत गए। पिंकी अब पूरी तरह से शहर की मेम बन चुकी थी। एक दोपहर जब घर में किटी पार्टी चल रही थी, तभी दरवाजे पर एक फटी पुरानी साड़ी पहने, हाथ में एक पोटली लिए सरस्वती आ खड़ी हुई। भैया, मुझे मेरी बेटी पिंकी से मिलना है। मैं उसकी माँ हूँ, दूर गांव से आई हूँ। पिंकी ने खिड़की से देखा कि उसकी माँ बाहर खड़ी है। उसके चेहरे पर ममता के बजाय खौफ और नफरत के भाव आ गए। उसकी सहेलियां बाहर की ओर देखने लगीं। अरे पिंकी, देख तो दरवाजे पर कौन भीख मांग रहा है। कितनी बदबू आ रही है यहाँ तक। तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने कहा था यहाँ आने को? बिटिया, तुझे देखे बहुत दिन हो गए थे। तेरी याद आ रही थी तो मैंने सोचा शहर जाकर तुझे ये घर के आंगन के ताजा अमरूद दे आऊं। खबरदार जो मुझे बिटिया कहा। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। माँ जी, देखिए ये भिखारी औरत कब से मुझे परेशान कर रही है। सरस्वती का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटी को उसने खुद भूखे रहकर खिलाया, आज वही उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। कमला देवी और विशाल भी बाहर आ गए। बहू, अगर ये भिखारी तुम्हें जानती है तो इसे कुछ पैसे देकर दफा करो। हमारी बदनामी हो रही है। ये ले पैसे और यहाँ से दफा हो जा। दोबारा इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना, वरना पुलिस को बुला लूंगी। सरस्वती ने पैसे नहीं उठाए। उसने भारी कदमों से मुड़कर देखा
उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरी टीस थी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। ईश्वर, मैंने पत्थर नहीं पाला था, मैंने तो अपनी जान पाली थी। आज मेरी बेटी ने मुझे जो दर्द दिया है, बस दुआ करती हूँ कि उसे वो दिन कभी न देखना पड़े जो आज मैं देख रही हूँ। सरस्वती चली गई, पर पिंकी के घर की दीवारों में उसकी आहें कैद हो गईं। पिंकी को लगा कि उसने अपनी मां को निकाल दिया तो उसका रास्ता साफ हो गया, पर वो ये भूल गई थी कि जैसी करनी वैसी भरनी का चक्र तो अभी शुरू होना बाकी है। सरस्वती को घर से निकाले हुए कई महीने बीत चुके थे। पिंकी के मन से अपनी मां की छवि अब धुंधली पड़ चुकी थी। उसे लगता था कि उसने अपनी गरीबी और अपने अतीत को उस धूल भरी सड़क पर ही छोड़ दिया है। अब वह शहर के सबसे रईस घराने की बड़ी बहू थी, जिसके इशारों पर नौकर नाचते थे और जिसकी अलमारी हीरो और रेशमी साड़ियों से भरी थी। पर कुदरत का अपना ही इंसाफ होता है। वह अपना हिसाब बराबर करने के लिए सही वक्त का इंतजार करती है। आज की पार्टी में शहर के सारे बड़े लोग आ रहे हैं। विशाल, देखो तो ये हार मुझ पर कैसा लग रहा है। माँ जी कह रही थीं कि ये खानदानी हार है, इसकी कीमत करोड़ों में है। हार तो चमक रहा है पिंकी, पर तुम्हारी आंखों में वो सादगी अब कहीं नहीं दिखती जो शादी के पहले थी। जब से तुम इस घर में आई हो, तुम्हें सिर्फ पैसों और दिखावे की फिक्र रहती है। कभी सोचा है कि तुम्हारी माँ गांव में किस हाल में होगी? फिर वही बात, कितनी बार कहा है विशाल, उस औरत का नाम मत लिया करो। उसने मेरा अपमान किया था उस दिन सबके सामने आकर। खैर छोड़ो, आज मेरी किटी पार्टी की एनिवर्सरी है, मुझे सबसे बेस्ट दिखना है। ये हार ही मेरी पहचान है। पार्टी शुरू हुई। घर रोशनी से जगमगा रहा था। शहर की बड़ी बड़ी औरतें पिंकी के हार और उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रही थीं। पिंकी के चेहरे पर घमंड की एक ऐसी परत थी जो किसी को अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वह बार बार अपनी सास कमला देवी के पास जाकर अपनी रईसी का गुणगान कर रही थी। हमारी बहू भले ही मामूली खानदान की है, पर अब तो ढल गई है हमारे रंग में। देखिए, ये हार पहनकर कैसी महारानी लग रही है। माँ जी, ये तो बस शुरुआत है। अब मैं चाहती हूँ कि हम शहर का वो पुराना बंगला भी खरीद लें। आखिर हमारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। तभी अचानक पार्टी के बीच में ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आसमान वैसे ही गरज रहा था जैसे उस रात गरजा था जब सरस्वती ने पिंकी की विदाई की थी। बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा बंगला गूंज उठा। इसी शोर शराबे और गहमा गहमी के बीच पिंकी बाथरूम की ओर गई। उसने अपना भारी हार उतारकर सिंक के पास रखा ताकि वह अपना चेहरा धो सके। पता नहीं ये बारिश भी क्यों शुरू हो गई, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। जैसे ही पिंकी ने मुंह धोने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका पैर फिसला और वह जोर से चिल्लाई। गिरते समय उसका हाथ सिंक पर रखे उस कीमती हार पर पड़ा और वह हार सीधे ड्रेनेज पाइप के खुले छेद में जा गिरा। पिंकी की चीख सुनकर विशाल और कमला देवी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ बहू, तुम चीखी क्यों? माँ जी, वो हार वो पाइप के अंदर गिर गया। क्या? मेरा खानदानी हार? तुम जानती भी हो उसकी अहमियत? वो मेरी सास की आखिरी निशानी थी। तुम जैसी लापरवाह लड़की के हाथ में मैंने वो हार दिया ही क्यों? पिंकी, तुम्हें मना किया था कि दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। अब देखो क्या कर दिया। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। जो सहेलियां अभी तक तारीफें कर रही थीं, वे अब दबी जुबान में पिंकी का मजाक उड़ाने लगी। कमला देवी का पारा 7वें आसमान पर था। उन्हें हार जाने का गम तो था ही, पर उससे ज्यादा अपनी बेइज्जती का डर था। निकालो इसे। जो औरत अपनी सास की अमानत नहीं संभाल सकती, वो इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं है। विशाल, आज इसे सबक सिखाना ही होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं दूसरा हार ला दूंगी। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। दूसरा हार तुम लाओगी?
तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारी तो अपनी माँ के पास रहने की जगह नहीं थी, मेरे पैसों पर घमंड कर रही थी। आज मुझे समझ आया कि जो लड़की अपनी सगी माँ को धक्के मारकर निकाल सकती है, वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। विशाल ने पिंकी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए मुख्य दरवाजे की ओर ले गया। बाहर वैसी ही तेज बारिश हो रही थी जैसी उस दिन हुई थी जब सरस्वती गांव से आई थी। जाओ, अपनी माँ के पास ही जाओ, शायद वही तुम्हें बर्दाश्त कर सके। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। विशाल, विशाल मेरी बात तो सुनो। मैं कहाँ जाऊंगी इस रात में? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। पिंकी अपने रेशमी लहंगे और भारी गहनों के साथ सड़क पर खड़ी थी। उसके पास न पर्स था, न मोबाइल और न ही कोई सहारा। वह सड़क पर भागने लगी। उसे लग रहा था कि कोई उसकी मदद करेगा। उसने अपनी उन्हीं सहेलियों की कारों को रोकने की कोशिश की जो अभी पार्टी से निकल रही थीं। रुको, प्लीज मुझे लिफ्ट दे दो, मैं पिंकी हूँ। कौन पिंकी? हम किसी भिखारी को अपनी कार में नहीं बिठाते, हटिए रास्ते से। वही शब्द, वही नफरत जो पिंकी ने अपनी माँ को दी थी, आज वही उसे समाज से मिल रही थी। बारिश के पानी ने उसका कीमती मेकअप धो दिया था और अब उसका चेहरा डर और पछतावे से काला पड़ गया था। वो भागते भागते एक सुनसान बस स्टैंड पर पहुंची और वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो बस अपनी शान बढ़ानी चाहिए थी। क्या माँ की बद्दुआ लग गई मुझे? मैंने उन्हें धक्के दिए थे, आज मुझे धक्के मिल रहे हैं। माँ, आप कहाँ हो? पिंकी को एहसास हुआ कि जिस रईसी पर वो इतरा रही थी वो रेत के महल जैसी थी जो एक ही लहर में ढह गई। पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अगले दिन जब वो वापस अपने गांव की ओर रुख करेगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही पिंकी ने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस जाएगी। उसके पास बस के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही पगडंडियों के रास्ते निकल पड़ी। कितनी दूर है मेरा गांव। काश मैंने माँ की उन बातों को सुना होता। मैंने उन्हें चिलचिलाती धूप में यहाँ से भगा दिया था और आज वही सूरज मुझे जला रहा है। माँ, क्या आप मुझे माफ करोगी? क्या आप अब भी उसी झोपड़ी में रहती हो? रास्ता लंबा था और पिंकी के पैरों में छाले पड़ गए थे। शहर की सड़कों पर महारानी बनकर घूमने वाली पिंकी आज कंकर पत्थरों पर नंगे पांव चल रही थी। दोपहर होते होते वो गांव की सीमा पर पहुंची। उसे लगा था कि गांव वाले उसे देखकर खुश होंगे, लेकिन वहां का नजारा बदला हुआ था। अरे देखो, ये कौन आ रही है? शक्ल से तो पिंकी जैसी लगती है जो बड़े शहर में ब्याही गई थी। अरे हाँ, वही है। पर इसकी ये हालत, सुना था बड़े ठाट बाट से रहती है। लगता है कर्मों का फल जल्दी ही मिल गया। बेचारी सरस्वती को तो इसने जीते जी मार दिया था। पिंकी ने जब अपनी माँ का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। वो दौड़ती हुई उन औरतों के पास पहुंची। चाची, मेरी माँ कहाँ है? वो अपनी झोपड़ी में ही है ना? मुझे उनसे मिलना है, मुझे माफी मांगनी है उनसे। अब क्या लेने आई है? जब वो भूखी प्यासी शहर से लौटी थी तब तूने उसे धक्का दिया था। वो बेचारी तो टूट गई थी। यहाँ आकर उसने अपनी झोपड़ी भी छोड़ दी। अब वो गांव के उस पुराने शिव मंदिर के पीछे एक टूटी हुई कोठरी में रहती है और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालती है। पिंकी का दिल बैठ गया। उसकी माँ
जिसने कभी उसे सर आंखों पर बिठाया था, आज दूसरों के घरों में बर्तन मांज रही थी। पिंकी पागलों की तरह मंदिर की ओर भागी। दूर से ही उसे एक झुकी हुई कमर वाली औरत दिखी, जो मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी। उसके कपड़े और भी ज्यादा फटे हुए थे और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। माँ, ओ माँ! सरस्वती ने झाड़ू रोक दी। उसने कांपते हुए हाथ अपनी आंखों पर रखे ताकि वो धूप में देख सके कि उसे कौन पुकार रहा है। जैसे ही उसने पिंकी को इस हाल में देखा, उसके हाथ से झाड़ू गिर गई। पिंकी, मेरी बच्ची, ये तेरी क्या हालत हो गई? क्या उन लोगों ने तुझे मारा? तू ऐसे नंगे पैर क्यों आई है? माँ, मैं पापी हूँ। मैंने आपका अपमान किया, आपको भिखारी कहा, और आज देखो, मैं खुद एक भिखारी बनकर आपके पास आई हूँ। विशाल ने मुझे घर से निकाल दिया। उन अमीर लोगों ने मुझे लात मार दी। माँ, मुझे सजा दो, मुझे मारो, पर मुझे अपने पास रख लो। चुप हो जा मेरी लाडो। माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। तूने मुझे निकाला था, पर मेरा दिल तो हमेशा तेरे ही पास था। देख, मैंने आज भी तेरे लिए वो बेसन के लड्डू बचाकर रखे हैं जो तूने शहर में फेंक दिए थे। मैं जानती थी एक दिन मेरी बेटी को भूख लगेगी और वो वापस आएगी। सरस्वती उसे अपनी छोटी सी कोठरी में ले गई। वहां न पंखा था, न संगमरमर, बस एक फटी हुई चटाई थी। सरस्वती ने उसे मिट्टी के घड़े से पानी पिलाया। पिंकी को वो पानी शहर के जूस और कोल्ड ड्रिंक से कहीं ज्यादा मीठा लगा। माँ, आप यहाँ रहती हो? मेरी वजह से आपको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं कितनी गिर गई थी। दुख मत कर बेटी, ये जो गरीबी है ना, ये इंसान को इंसानियत सिखाती है। अब तू आ गई है तो हम मिलकर मेहनत करेंगे। तू फिक्र मत कर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। शाम होते ही गांव का जमींदार भैरव सिंह वहां आ धमका। वो सरस्वती की उस छोटी सी कोठरी को भी हथियाना चाहता था, ताकि वहां गोदाम बना सके। ए बुढ़िया, बहुत दिन हो गए यहाँ कब्जा किए हुए। कल सुबह तक ये जगह खाली कर देना, वरना तेरे और तेरी इस आवारा बेटी के साथ अच्छा नहीं होगा। खबरदार जो मेरी माँ को हाथ लगाया। हम कहीं नहीं जाएंगे। ये मेरी माँ का ठिकाना है। अरे, शहर की दुत्कारे हुई बहू अब यहाँ शेरनी बन रही है। कल सुबह का सूरज देखने से पहले सोच लेना, क्योंकि यहाँ तुम्हारा कोई रक्षक नहीं है। पिंकी को एहसास हुआ कि उसकी असली लड़ाई अब शुरू हुई है। भैरव सिंह की धमकी ने पिंकी के अंदर सोई हुई ममता और स्वाभिमान को जगा दिया था। रात भर वो जागती रही। उसने कोठरी के कोने में पड़ी अपनी उन महंगी साड़ियों और गहनों को देखा, जो अब महज कचरा थीं। उसने फैसला किया कि वो अब शहर की कमजोर बहू नहीं, बल्कि अपनी माँ की मजबूत ढाल बनेगी। सुबह होते ही, इससे पहले कि भैरव सिंह के लठैत आते, पिंकी ने गांव के चौराहे पर खड़े होकर सबको इकट्ठा किया। सुनो गांव वालों, सालों पहले मैं इसी मिट्टी से गई थी और घमंड में चूर होकर अपनी जड़ों को भूल रही थी। आज मैं यहाँ हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आज मेरी माँ के सर से छत छीनी जा रही है। क्या आप एक बूढ़ी औरत को इस उम्र में बेघर होने देंगे? गांव वाले, जो कल तक पिंकी का मजाक उड़ा रहे थे, उसकी आंखों में सच्चा पछतावा और दृढ़ता देखकर पिघलने लगे। तभी भैरव सिंह अपने गुंडों के साथ वहां पहुंचा। बहुत हुआ भाषण। ए लड़को, फेंको इनका सामान बाहर और गिरा दो ये कोठरी। रुको भैरव सिंह, इस जमीन के कागजात मेरी माँ के नाम पर हैं, और रही बात आपके उस पुराने कर्जे की, तो मैं शहर से खाली हाथ नहीं आई हूं। ये देखिए। पिंकी ने अपने फटे हुए लहंगे की गांठ से वो आखिरी कीमती अंगूठी निकाली जो विशाल ने उसे पहली मुलाकात पर दी थी। उसने उसे कभी नहीं उतारा था, क्योंकि वो उसके दिल के करीब थी। इसे बेच दीजिए। इसकी कीमत आपके कर्जे से 10 गुना ज्यादा है। आज के बाद अगर मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा,
तो मैं शहर जाकर पुलिस और कानून को यहाँ खींच लाऊंगी। अब मैं वो डरी हुई लड़की नहीं हूं। अंगूठी की चमक देखकर भैरव सिंह के लालची चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। गांव वालों का समर्थन और पिंकी का रौद्र रूप देखकर वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। सरस्वती ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। वक्त बदल चुका था। पिंकी ने गांव की औरतों के साथ मिलकर एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया था। वो अब सिलाई कढ़ाई करती और शहर के बाजारों में सामान भेजती। उसकी मेहनत ने सरस्वती की झोपड़ी को एक पक्के मकान में बदल दिया था। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना।